कल्पना कीजिए, आप दुनिया के सबसे सूखे रेगिस्तानों में से एक में खड़े हैं। चारों तरफ मतलब सिर्फ रेत ही रेत है, और फिर उस धुंध में से एक शहर उभरता है। मिट्टी और गारे से बना एक विशाल शहर, जो कोई छोटा मोटा नहीं, 20 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े महल। ये चंचान था, पेरू के उत्तरी तट पर चिमू साम्राज्य की राजधानी। आज हम इसी अनोखी और रहस्यमयी सभ्यता की दुनिया में उतर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक अविश्वसनीय कहानी बताते हैं। एक तरफ तो इंजीनियरिंग के ऐसे कमाल हैं जो आज भी हैरान करते हैं, और दूसरी तरफ प्रकृति की वो विनाशकारी शक्ति जिसके सामने इंसान बेबस हो जाता है। और इन दोनों के बीच छिपा है एक ऐसा भयावह राज, एक ऐसा अनुष्ठान जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। कैसे एक सभ्यता ने रेगिस्तान को नखलिस्तान में बदल दिया, और फिर वो कौन सी आपदा थी जिसके कारण उन्हें अपने सबसे कीमती खजाने यानी अपने बच्चों की बलि देनी पड़ी। चलिए शुरू करते हैं शहर से ही। चंचान, ये नाम ही कितना अनोखा है। जब हम कहते हैं कि ये एक बड़ा शहर था, तो मतलब इसका आकार कितना था? इसका आकार आज के हिसाब से भी सोचे तो बहुत ही बड़ा था। इस समझिए कि प्री कोलंबियन अमेरिका का कच्ची ईंटों से बना सबसे बड़ा शहर। सबसे बड़ा? हाँ, सबसे बड़ा। इसके अंदर 9 विशाल दीवारों से घिरे हुए परिसर थे, जिन्हें स्पेनिश में सिउदादेलास कहते हैं। सिउदादेलास। हाँ, और ये सिर्फ कुछ इमारतें नहीं थीं, ये अपने आप में छोटे-छोटे शहर थे। हर सिउदादेला एक राजा का महल, मंदिर, दफ्तर, गोदाम और आखिर में उसकी कब्रगाह होता था। एक मिनट, तो हर राजा अपना खुद का महल बनाता था? मतलब पिछले राजा के महल का क्या होता था? यही तो इस शहर की सबसे दिलचस्प बात है। जब एक चिमू राजा की मृत्यु होती थी तो उसे उसी के बनाए सिउदादेला में दफना दिया जाता था, उसकी सारी संपत्ति और शायद कुछ सेवकों के साथ। अच्छा। और उसके बाद उस परिसर को हमेशा के लिए सील कर दिया जाता था। तो जो नया राजा आता था उसे अपना साम्राज्य चलाने के लिए एक नया सिउदादेला, एक नया महल बनाना पड़ता था। अरे वाह! इसीलिए हमें वहाँ 9 अलग-अलग परिसर मिलते हैं जो शायद 9 राजाओं के दौर को दिखाते हैं। मतलब शहर लगातार फैलता जा रहा था। और इन सिउदादेलास की बनावट, आपने ऊंची दीवारों का जिक्र किया। बिल्कुल, दीवारें 12 मीटर तक ऊंची होती थीं। 12 मीटर? हाँ, यानी लगभग 4 मंजिला इमारत जितनी। और हर सिउदादेला में अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता था। ये साफ तौर पर समाज में ऊंच नीच को दिखाता है। शासक वर्ग, पुजारी, बड़े अधिकारी, वो सब इन दीवारों के अंदर रहते थे, और आम जनता बाहर की छोटी बस्तियों में। तो ये दीवारें सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं थी? नहीं, ये सत्ता और रहस्य का प्रतीक भी थी। और मैंने पढ़ा है कि दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी भी थी, समुद्री जीवों की। हाँ, दीवारों पर लहरों, मछलियों, समुद्री पक्षियों और वो मछली पकड़ने वाले जालों के पैटर्न उकेरे गए थे। ये दिखाता है कि समुद्र उनकी जिंदगी का कितना कितना अहम हिस्सा था। सही बात है। उनका खान पान, उनकी अर्थव्यवस्था, शायद उनका धर्म भी, सब कुछ समुद्र से जुड़ा हुआ था। ये सब सुनकर मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है। हम बात कर रहे हैं एक रेगिस्तान की, जहां साल में 1 इंच भी बारिश नहीं होती। 1 लाख लोगों का शहर, खेत, पूरा साम्राज्य। आखिर पानी कहाँ से आता था? ये लोग कोई जादूगर थे क्या? जादूगर तो नहीं, लेकिन अपने समय के सबसे बेहतरीन इंजीनियर जरूर थे। चिमू लोग हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के मतलब उस्ताद थे। इसका जवाब 2 चीजों में है, नहरें और बगीचे। उन्होंने एंडीज पहाड़ों से पिघलने वाली बर्फ के पानी को अपने शहर और खेतों तक लाने के लिए नहरों का एक विशाल जाल बिछाया था। विशाल मतलब कितना विशाल? सबसे लंबी नहर 50 मील यानी लगभग 80 किलोमीटर लंबी थी। 80 किलोमीटर? हाँ, और ये सब बिना किसी आधुनिक तकनीक के, बिना लोहे के औजारों के किया गया था। कमाल है। उन्होंने सिर्फ ढालान और गुरुत्वाकर्षण की अपनी समझ का इस्तेमाल करके पानी को इतनी दूर तक पहुंचाया। ये नहरें उस समय के प्रसिद्ध रोमन एक्वाडक्ट्स को टक्कर देती थीं। ये तो सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, ये तो एक तरह से उस रेगिस्तान पर अपनी इच्छा थोपने जैसा है। बिल्कुल। और उन्होंने एक और अनोखी तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसे संकेन गार्डन्स या डूबे हुए बगीचे कहते हैं। वो क्या था? उन्होंने जमीन में गहरे गड्ढे खोदे, तब तक जब तक वे नमी वाली मिट्टी या भूजल तक नहीं पहुंच गए। फिर उन गड्ढों में वे फसलें उगाते थे। अरे वाह! मतलब जमीन के नीचे छिपे पानी का भी इस्तेमाल कर लिया। हाँ,
तो उन्होंने पानी लाने का भी इंतजाम किया और जमीन के नीचे से पानी निकालने का भी। उन्होंने तो बाढ़ से बचने के लिए भी कुछ बनाया था, है ना? हाँ, ये उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है। उन्होंने एक 6 मील लंबी दीवार बनाई थी जिसे मुराला ला कुम्ब्रे कहते हैं। इसका मकसद था पहाड़ों से अचानक आने वाली बाढ़ को रोकना। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। क्या? वे बाढ़ के बाद दीवार के बाहर जमा हुई पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी को इकट्ठा करते थे। अच्छा, और उसे अपने खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल करते थे। मतलब ये आपदा को भी अवसर में बदल रहे थे। बिल्कुल। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने प्रकृति की हर चुनौती का हल निकाल लिया था। वे एक ऐसे सिस्टम में रह रहे थे जिसे उन्होंने खुद बनाया था और पूरी तरह से नियंत्रित करते थे। लेकिन आप प्रकृति को हमेशा के लिए नियंत्रित नहीं कर सकते, हैं ना? नहीं कर सकते। और चीमू लोगों का सामना एक ऐसी ताकत से हुआ जिसके सामने उनकी सारी इंजीनियरिंग बेकार हो गई। और उस ताकत का नाम था एल नीनो। एल नीनो। ये नाम तो हमने सुना है, अक्सर मौसम की खबरों में आता है, पर ये चिमू लोगों के लिए इतना विनाशकारी कैसे था? देखिए, पेरू का ये तट आमतौर पर दुनिया की सबसे सूखी जगहों में से एक है। यहाँ का पूरा इकोसिस्टम, इमारतें, खेत, सब कुछ सूखे के हिसाब से बना है। लेकिन एल नीनो एक ऐसी मौसमी घटना है जो प्रशांत महासागर के पानी को गर्म कर देती है। और इसका नतीजा ये होता है कि इस सूखे रेगिस्तान में अचानक मूसलाधार बारिश होने लगती है। हफ्तों तक चलने वाली बारिश जो भयानक बाढ़ लाती है। और कच्ची ईंटों से बना शहर, वो तो बारिश में टिक ही नहीं सकता। बिल्कुल, वो गलकर बह जाएगा, उनके सिंचाई के नहर टूट जाएंगे, उनके खेत बर्बाद हो जाएंगे और समुद्री पानी गर्म होने से मछलियां भी गायब हो जाएंगी। मतलब ये दुनिया के खत्म होने जैसा था उनके लिए। हाँ, और पुरातात्विक सबूत जैसे सूखी मिट्टी की परतें वो बताते हैं कि लगभग 1400 से 1450 ईस्वी के आसपास एक बहुत ही भयानक, शायद सदियों का सबसे बड़ा एल नीनो आया था। तो जब उनकी सारी इंजीनियरिंग, उनकी सारी तकनीक फेल हो गई, जब उनकी बनाई दुनिया उनकी आंखों के सामने बिखर रही थी, तब उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने वो किया जो हताश इंसान करता है। जब विज्ञान और तकनीक जवाब दे जाते हैं तो वो देवताओं की ओर मुड़ता है। और चीमू लोगों ने अपने देवताओं को मनाने के लिए कुछ ऐसा किया जो आज तक के इतिहास में अद्वितीय और भयावह है। आप ह्वान चकीटो लास लामास की बात कर रही हैं। हाँ, चांद से थोड़ी दूर पुरातत्वविदों को एक ऐसी जगह मिली है जहां इतिहास के सबसे बड़े ज्ञात बाल बलिदान को अंजाम दिया गया था। ये सुनना भी मुश्किल है, लेकिन वहां 140 से ज्यादा बच्चे और 200 से ज्यादा लामाओं के कंकाल एक साथ मिले। 140 से ज्यादा बच्चे! ये आंकड़ा तो दिमाग सुन कर देता है। हमारे स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं? ये कैसे किया गया? क्या ये किसी गुस्से या अफरा तफरी में हुआ था? नहीं, और यही बात इसे और भी ज्यादा डरावना बनाती है। जब वैज्ञानिकों ने इन कंकालों की जांच की, तो जो कहानी सामने आई वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और भयानक थी। लगभग सभी बच्चों, जिनकी उम्र 5 से 14 साल के बीच थी, उनकी छाती की हड्डी यानी स्टर्नम को लंबाई में एक सीधे और सटीक कट से काटा गया था। 1 मिनट, एक सटीक कट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये काम किसी अनाड़ी का नहीं था। कट इतना साफ है कि लगता है किसी अनुभवी व्यक्ति ने एक ही बार में इसे अंजाम दिया। हे भगवान! हड्डियों पर हिचकिचाहट का कोई निशान नहीं है। पसलियों को शायद फैलाया गया था, जिसे लगता है कि उनकी छाती को जबरदस्ती खोला गया था। मुमकिन है कि उनका दिल निकालने के लिए। ये तो किसी बुरे सपने जैसा है। ये एक सोचा समझा, ठंडा और क्रूर अनुष्ठान था। और भी कुछ पता चला है उन बच्चों के बारे में? हाँ, कुछ बच्चों के चेहरों पर सिंदूर जैसा लाल रंग लगा हुआ मिला है। हाँ। जो शायद अनुष्ठान का हिस्सा था। और बड़े बच्चों ने खास तरह की सूती टोपी पहनी हुई थी और उन्हें एक खास तरीके से दफनाया गया था। किस तरह से? सभी बच्चों का मुंह समुद्र की ओर था और सभी लामाओं का मुंह पहाड़ों की ओर, एंडीज की तरफ। जैसे वे समुद्र और पहाड़ के देवताओं को एक साथ भेंट चढ़ा रहे हों। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है, ये बच्चे कौन थे? क्या वे उसी इलाके के थे? शुरुआत में यही माना गया था, लेकिन जब डीएनए, स्थिर आइसोटोप विश्लेषण और उनकी खोपड़ियों के आकार का अध्ययन किया गया तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। क्या ये बच्चे ये एक जगह से नहीं थे? उन्हें चीमू साम्राज्य के कोने कोने से लाया गया था। क्या मतलब? उन्हें पूरे साम्राज्य से इकट्ठा किया गया था? ऐसा ही लगता है। कुछ बच्चों का खान पान तटीय इलाके जैसा था, तो कुछ का पहाड़ी,
कुछ खोपड़ियों का आकार सामान्य था, लेकिन कुछ को बचपन में जानबूझकर पीछे से चपटा किया गया था, जो तट पर रहने वालों की प्रथा थी। अच्छा। वहीं कुछ खोपड़ियों को गोलाकार विकृति दी गई थी, जो पहाड़ी इलाकों की प्रथा मानी जाती है। तो ये कोई स्थानीय बलिदान नहीं था, ये एक साम्राज्य स्तरीय प्रयास था। हाँ, शायद उन्होंने अपने साम्राज्य के हर हिस्से से सबसे कीमती भेंट अपने बच्चे देवताओं को चढ़ाने के लिए इकट्ठे किए थे। तो आप कह रही हैं कि ये सब आपस में जुड़ा हुआ है? भयंकर बाढ़, इंजीनियरिंग का फेल होना और फिर पूरे साम्राज्य से बच्चों को लाकर उनकी बलि देना। क्या इसका कोई सीधा सबूत है कि ये एल नीनो के दौरान ही हुआ? पूरा बलिदान स्थल गीली मिट्टी की एक मोटी परत के नीचे दबा हुआ मिला है। और उस गीली मिट्टी पर, जो अब सूखकर पत्थर जैसी हो गई है, निशान मौजूद है। निशान? कैसे निशान? बच्चों के नंगे पैरों के निशान, उन्हें लाने वाले वयस्कों के सैंडल के निशान और लामाओं के खुरों के निशान। ये निशान बताते हैं कि ये सब तब हुआ जब जमीन दलदल बनी हुई थी। ये बलिदान भारी बारिश और बाढ़ के ठीक बाद देवताओं को शांत करने की एक हताश और आखिरी कोशिश थी। ये सुनना भी बहुत मुश्किल है। ये सोचना कि पूरे साम्राज्य से बच्चों को इकट्ठा किया गया सिर्फ एक मौसम की घटना को रोकने के लिए। तो उन्होंने ये सबसे बड़ी, सबसे भयानक कुर्बानी दी। क्या इसका कोई फायदा हुआ? क्या एल नीनो रुक गया? और यही इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है। नहीं। उन्होंने अपने 140 से ज्यादा बच्चे कुर्बान कर दिए, लेकिन प्रकृति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पुरातात्विक रिकॉर्ड बताते हैं कि एल नीनो की विनाशकारी घटनाएं जारी रहीं। उनकी कृषि बर्बाद हो गई, उनके शहर की नींव कमजोर पड़ गई और उनका समाज टूट गया। आप सोच सकते हैं कि एक ऐसी सभ्यता पर क्या गुजरी होगी जिसने अपने बच्चों की बलि दी और फिर भी उसे कोई दिव्य सहायता नहीं मिली। वे सामाजिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट चुके थे। तो वे बेहद कमजोर हो चुके थे। और इतिहास हमें बताता है कि जब एक साम्राज्य कमजोर होता है तो कोई दूसरा उसकी जगह लेने आ जाता है। इंका साम्राज्य। हाँ, चिमू लोगों के मामले में ये नई शक्ति थी इंका साम्राज्य, जो पहाड़ों से उभर रहा था। इंकाओं ने कमजोर, बिखरे हुए और शायद अपना विश्वास खो चुके चिमू साम्राज्य को देखा और उन पर हमला कर दिया। और इंकाओं ने चांद पर कब्जा कैसे किया? उन्होंने उन विशाल दीवारों को कैसे पार किया? उन्होंने एक बहुत ही चतुर और कह सकते हैं विडंबनापूर्ण रणनीति अपनाई। उन्होंने चिमू लोगों से सीधी लड़ाई नहीं की। उन्होंने बस चिमू लोगों की सबसे बड़ी ताकत को उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया। वो कैसे? इंकाओं ने उन नहरों को खोज निकाला जो एंडीज पहाड़ों से चांद तक पानी लाती थीं, और उन्हें काट दिया। उन्होंने उनका पानी बंद कर दिया। ठीक यही किया। पानी के बिना रेगिस्तान में बना ये विशाल शहर कुछ ही हफ्तों में घुटने टेक देता। चिमू लोगों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। हाँ, लगभग 1470 ईस्वी में चिमू साम्राज्य का अंत हो गया और धीरे धीरे चांद खाली हो गया और रेत में दफन होने लगा। क्या विडंबना है! जिस पानी की इंजीनियरिंग पर उन्हें इतना घमंड था, वही उनके पतन का कारण बनी। हाँ, आज चांद की क्या स्थिति है? आज चांद एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। लोग इसकी विशालता और कला को देखने आते हैं, लेकिन विडंबना देखिए, आज भी इस शहर को उसी दुश्मन से खतरा है जिसने इसे एक तरह से बर्बाद किया था, एल नीनो। मतलब जलवायु परिवर्तन के कारण एल नीनो की घटनाएं और भी ज्यादा शक्तिशाली और लगातार हो रही हैं। और हर बार जब भारी बारिश होती है तो ये कच्ची ईंटों से बनी प्राचीन दीवारें थोड़ी और घुल जाती हैं, थोड़ा और खत्म हो जाती हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? चांद की कहानी सिर्फ एक प्राचीन सभ्यता के उत्थान और पतन की कहानी नहीं है। ये इंसानी सरलता, प्रकृति की शक्ति और उन चरम उपायों की कहानी है जो एक समाज तब अपनाता है जब उसका अस्तित्व ही दांव पर लग जाता है। बिल्कुल, और ये हमें आज के लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। चिमू लोगों ने अपने समय के सबसे बड़े जलवायु संकट का सामना किया और जवाब में उन्होंने अपने बच्चों की बलि दे दी। जब हम आज अपनी जलवायु चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तो उनके इतिहास से हम क्या सीख सकते हैं? जब एक समाज को अपनी बनाई हुई दुनिया अपनी आंखों के सामने बिखरती हुई दिखती है तो वो किन हदों को लांघने के लिए तैयार हो जाता है? ये सवाल सिर्फ अतीत के लिए नहीं बल्कि हमारे आने वाले भविष्य के लिए भी है।